नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अनुषा रौतेला। बड़ी खबर से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आपको दे दें। पश्चिम बंगाल से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। शुवेंदु अधिकारी सीएम पद के प्रबल दावेदार हैं। 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अपना सकती है बीजेपी। ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी 2 डिप्टी सीएम का जो फॉर्मूला है उसे अपना सकती है बीजेपी। एक महिला और एक उत्तर बंगाल से होगा डिप्टी सीएम। रूपा गांगुली और रत्ना देवनाथ में से कोई एक डिप्टी सीएम बनेगा। दौड़ में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, आपको बता दें कि निशीथ प्रमाणिक भी आगे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, जहां पर शुवेंदु अधिकारी सीएम पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। देखिए, और हो भी क्यों ना, चाहे आप नंदीग्राम ले लीजिए, भवानीपुर सीट ले लीजिए। नंदीग्राम में पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को करारी हार झेलनी पड़ी थी और शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट पर जीते थे। इस बार भी वो जीते हैं, लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि इस बार भवानीपुर सीट पर भी ममता बनर्जी को, उनके किले को ध्वस्त किया है शुवेंदु अधिकारी ने, जिसकी वजह से उनका ये सीएम पद का जो दावेदार है वो बहुत प्रबल हो गया है कि वो ही सीएम हो सकते हैं। और तमाम चर्चा के साथ डॉक्टर आलोक पांडे, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक पांडे जी, क्या कहेंगे? देखिए, अब कल जो है शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन आज उससे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक है जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाना है। सीएम को लेकर अगर बात कर ली जाए तो शुवेंदु अधिकारी सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, और हो भी क्यों ना, चाहे नंदीग्राम सीट हो या फिर इस बार जो भवानीपुर सीट पर उन्होंने खेल किया है। तो इन सबको मिलाकर अगर देखा जाए तो शुवेंदु अधिकारी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल, और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ बंगाल विजय की बात से कि केवल एक ही चॉइस है बंगाल में, वो है शुवेंदु अधिकारी। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई काम उसे नहीं करना चाहिए। हालांकि वो कर देती, कभी कभी सुसाइडल मोड में भी आ जाती है, लेकिन जैसे कि तमिलनाडु में उसने गलती की, तेलंगाना में उसने गलती की अपने अध्यक्षों को बदल के, लेकिन महाराष्ट्र में गलती नहीं की उसने। बिहार में सम्राट चौधरी एक्सपेक्टेड नाम था, बिहार चौधरी पे गया। तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई है और उसमें शुवेंदु अधिकारी का बहुत बड़ा रोल है। ममता बनर्जी को केवल हराना, ये तो एक सिंबॉलिक बात है। ममता बनर्जी को नंदीग्राम में खड़ा करने वाला, ममता बनर्जी को ममता बनर्जी बनाने वाला और ममता बनर्जी को ममता बनर्जी पद से और सीएम पद से हटाने वाला भी एक ही नेता है बंगाल में, जो सबसे बड़ा है। उसके बाद उसके साथ दूसरी चीजें जुड़ी, उसमें पूरी बीजेपी, उसमें नरेंद्र मोदी का नाम है, उसमें अमित शाह जी की स्ट्रेटजी है। लेकिन बंगाल के अंदर अगर आप बात करें, बंगाल बीजेपी में अगर सबसे बड़ा कोई व्यक्ति है तो वो शुवेंदु अधिकारी है। मुझे लगता है शुवेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, इसके सिवा और कोई चॉइस मुझे लगती नहीं है। शुवेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल। इसी के साथ देखिए, इस बार सूत्र ये भी कह रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला भी अपना सकती है बीजेपी। क्या लग रहा है कि कौन 2 डिप्टी सीएम हो सकता है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक महिला हो सकती है और एक पुरुष, दोनों को शामिल किया जा सकता है। तो आपके नजरिए से क्या लग रहा है आपको कि कौन डिप्टी सीएम का प्रबल दावेदार आपको यहां पर लग रहा है? देखिए, डिप्टी सीएम में मैं मान सकता हूं, क्योंकि इसमें महिला वोट बैंक, एक नया वोट बैंक भारत में तैयार हो रहा है जो जाति के आधार पर नहीं बटा। हिंदू महिला वोट बैंक या महिला वोट, उसमें मुस्लिम भी महिलाएं शामिल हैं। तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, ठीक है सर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी सरकार के गठन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद शाह दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचा और इस दौरान अमित शाह के साथ शुवेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। अब ये 3 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। सबसे पहली तस्वीर जहां पर शुवेंदु अधिकारी ने जो है अमित शाह का स्वागत किया है। जब अमित शाह कोलकाता पहुंचे थे उस समय बुके लेके वो वहां पर पहुंचे थे और उनका भव्य स्वागत उन्होंने किया। अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, शाह और शुवेंदु एक साथ नजर आए हैं। तो जब वो वहां पहुंचे उसके बाद आपको बता दें शाह और शुवेंदु एक साथ नजर आए हैं। और अगली तस्वीर, मंदिर में शाह और शुवेंदु अधिकारी ने एक साथ पूजा भी की है। और ऐसे में देखिए, अमित शाह के साथ जगह जगह पर शुवेंदु अधिकारी का साथ में रहना कहीं ना कहीं
उनके सीएम पद की दावेदारी को और ज्यादा प्रबल करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि बैठक होनी है, 5 बजे ये बैठक होनी है। और चलिए एक बार फिर चर्चा में वापस लौटते हैं और डॉक्टर आलोक पांडे जी लगातार हमारे साथ बने। सर कुछ कह रहे थे, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि बंगाल में डिप्टी सीएम एक महिला मुख्यमंत्री हो सकती है। हालांकि मैं किसी एक नए नाम या महिला जितने भी विधायक उनके जीते हैं जिनमें जो चर्चित नाम है उनमें कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं किसी एक व्यक्ति एक स्त्री के नाम पर निष्कर्षात्मक नहीं पहुंच पा रहा हूं। लेकिन जो संकेत मुख्यमंत्री के रूप में मिल रहे हैं उसमें शुभेंदु अधिकारी को जिस दिन चुनाव जीते थे मैं उस दिन से लेकर आज तक दसियों जगह ये बात कह चुका हूं कि सीएम के मामले में मैं बहुत कंफर्म हूं, भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों में कुल्हाड़ी नहीं मारेगी। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में लॉन्ग टर्म अगर सत्ता में रहना है तो जिसने बंगाल बीजेपी को खड़ा किया है उसमें केंद्र की बीजेपी का बड़ा रोल है। लेकिन बंगाल बीजेपी का अगर कोई पिलर है तो वो शुभेंदु अधिकारी है और भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगी जिससे भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूती है, जो बंगाल का कैरेक्टर है कि वो जल्दी पार्टियों को नेताओं को नहीं बदलता है। आप देखेंगे अगर कम्युनिस्टों को तो 34 साल 34.5 साल उन्होंने शासन किया, 15 साल ममता बनर्जी ने शासन किया और 25 साल तक तो एक ही मुख्यमंत्री रहते हैं कम्युनिस्टों से भी, और ममता बनर्जी भी 15 साल तक एक ही मुख्यमंत्री रहती। तो बंगाल के कैरेक्टर में बहुत जल्दी पॉलिटिकल और लीडरशिप के बदलाव की एक्सेप्टेंस नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा लीडर लेकर के आएगी, क्योंकि बंगाल में नारा ही चला है दीदी के बदले में दादा, दीदी नहीं दादा। तो दीदी की कोई मैं उम्मीद नहीं करता, लेकिन ये जरूर है कि बंगाल में महिला मुख्यमंत्री का अगर कोई नाम चला तो मैं उसकी उम्मीद जरूर करता हूं। रूपा गांगुली या अग्निमित्रा पाल वगैरह में से कोई एक हो सकता है। 3-4 बड़े चेहरे हैं, उनमें मैं किसी एक को भी देख पा रहा हूं। हो सकता है कि जो आप मुख्यमंत्री के लिए बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री के लिए आप बात कर रहे हैं, सीएम बनाया जा सकता है सरप्राइजिंग फैक्टर के रूप। नहीं आप महिला मुख्यमंत्री के लिए बात कर रहे हैं ना। आप 3-4 जो नाम आपने, डिप्टी सीएम के लिए। अच्छा डिप्टी सीएम के लिए, ठीक है। महिला मुख्यमंत्री की मैं उम्मीद नहीं करता। महिला बिल्कुल सॉरी मुख्यमंत्री पद एक ही ऑप्शन ही नहीं बचा है बीजेपी के पास। बिल्कुल कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर शुभेंदु अधिकारी की टक्कर में किसी को भी खड़ा कर दिया जाए तो वो टक्कर देने वाला वहां पर कोई है भी नहीं, और बहुत हद तक जो है पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि कौन सीएम बनेगा। खैर अभी कहना भी बिल्कुल सही नहीं रहेगा क्योंकि मीटिंग का इंतजार हमें करना चाहिए। इसी के साथ विभागों के बंटवारे की अगर बात कर ली जाए तो विभागों के बंटवारे को लेकर आपको क्या लग रहा है? क्योंकि देखिए जो सबसे अहम विभाग होते हैं वो होता है गृह मंत्रालय और वित्त विभाग। तो क्या लग रहा है इन विभागों को देखते हुए, क्या लग रहा है आपको? देखिए जो भी मुख्यमंत्री ताकतवर मुख्यमंत्री होता है उसमें ज्यादातर अपने गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री अपने पास रखता है। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि शुभेंदु अधिकारी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो गृह मंत्रालय वो छोड़ेंगे, गृह मंत्रालय शुभेंदु अधिकारी के पास होगा। हालांकि वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री अपने पास भी रख सकते हैं, या उत्तर प्रदेश की तरह अगला एक वित्त मंत्री एक बना सकते हैं, वित्त विभाग किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं जो एक्सपर्ट हो, जिससे कि मुख्यमंत्री का जो पूरा काम है वो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को दूर करना, इसको लेकर गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री अपने पास ही रखेगा जो भी मुख्यमंत्री बनेगा। क्योंकि बंगाल की जो समस्या है वो लॉ एंड ऑर्डर की पहली बेसिक समस्या है, आर्थिक समस्या तीसरे नंबर पे आएगी। पहली लॉ एंड ऑर्डर समस्या है, दूसरी घुसपैठ की समस्या है, तीसरी आर्थिक समस्या है। तो मुझे लगता है गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री अपने पास जरूर रखेगा, और वित्त मंत्री हो सकता है कि आपको वित्त मंत्रालय किसी दूसरे लीडर के पास जाता हुआ दिखाई। लेकिन डॉक्टर आलोक पांडे जी, आपको लग रहा है यहाँ डिप्टी सीएम की इतनी ज्यादा जरूरत थी? क्योंकि अब तो वो एक फॉर्मूला सा बना लिया है बीजेपी ने कि आप कुछ नहीं हुआ तो 2 डिप्टी सीएम आप निकाल दो। लेकिन आपको वास्तव में लगता है अगर मुख्यमंत्री का दावेदार आपका इतना प्रबल हो तो आपको लगता है कि आपको डिप्टी सीएम की भी जरूरत पड़ती है उसके बाद? देखिए डिप्टी सीएम एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, संविधान में डिप्टी सीएम का जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, डिप्टी सीएम का कोई आर्टिकल नहीं है। लेकिन जो समाज की अपनी राजनीतिक एम्बिशंस, पॉलिटिकल एम्बिशंस होते हैं हर सामाजिक समूह का, तो एक अगर किसी को सीएम बनाया गया उससे अगर कोई दूसरा समाज लगता है कि हमें तो कुछ नहीं मिला, भले उसे मिनिस्टर बनाया, भले मिनिस्टर के लिए बना दिया, तो डिप्टी सीएम लगता है कि अच्छा दूसरे नंबर तीसरे नंबर का व्यक्ति कम से कम हमारे समाज के। तो ये जो पॉलिटिकल सोशल रिप्रेजेंटेशन का जो महत्वाकांक्षा है समाज की, उस समाज के लिए एक तरह का लॉलीपॉप होता है। ये बताया जाता है कि ठीक है सीएम अगर अपने आपके समाज का नहीं बनाया है तो कम से कम हम डिप्टी सीएम आपके समाज को हम प्रदान कर रहे हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह का संतुलन की नीति बनाई है, जिसमें वो डिप्टी सीएम के माध्यम से समाज के अन्य वर्गों को जो मुख्यमंत्री बनाकर संतुष्ट नहीं कर पाती, उस वर्ग को डिप्टी सीएम बनाकर संतुष्ट करने की कोशिश करती है। बिल्कुल। इसी के साथ देखिए, डिप्टी मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम की अगर हम बात करें, उसमें अगर महिलाओं की बात कर ली जाए, देखिए रूपा गांगुली, रत्ना देवनाथ हो गई और अग्निमित्रा पॉल हो गई, ये तीन नाम सबसे ज्यादा प्रबल बताए जा रहे हैं, रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। लेकिन इन तीनों में अगर देखा जाए तो इन तीनों में आपको क्या लग रहा है? क्योंकि देखिए अगर रत्ना देवनाथ की अगर बात कर ली जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखिए पानीहाटी सीट इनकी रही है और महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और विक्टिम की मां है ये, तो क्या लग रहा है कि इनके आगे आने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल, मुझे भी उनके आगे आने के ज्यादा चांस लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उस सेंटीमेंट को उत्तर प्रदेश तक ले जाना चाहेगी, महिलाओं की सुरक्षा और इंडियन लाइन्स पर हमला करने के लिए। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ऐसा एक आधा सरप्राइजिंग एलिमेंट इस तरह से जरूर लाती है कि वो समाज को एक संकेत दे सके, समाज को एक बता सके कि देखिए हम समाज के इस वर्ग के साथ है। तो रत्ना देवरा उसमें बिल्कुल फिट बैठती है। उनका आप चुनाव का आप देखें, वो जिस तरह से शांति से चुनाव करती है, सिर्फ गले मिलती है और उनके आंखों में अपनी बेटी को लेकर के जो आंसू और तकलीफ होती है, आप मान के चले कि उस सेंटीमेंट ने भारतीय जनता पार्टी को 20, 30, 40 सीटें बंगाल में ज्यादा दिलाई है। तो पार्टी हमेशा वो होती है जो सामाजिक और राजनीतिक संदेश देने में सफल हो, जिससे कि वो सत्ता के करीब पहुंच सके, सत्ता को प्राप्त कर सके। रत्ना देवनार एक ऐसा चेहरा है जो न केवल बंगाल में बल्कि बंगाल के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी के महिला वोटर को सेंटिमेंट के साथ जोड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अगर पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है तो फिर रत्ना देवनार ही सबसे बड़ी एक चेहरा उभर के बंगाल में महिला चेहरा उभर कर सामने आई है। एक साधारण सी महिला जो देखते सुनने में भी अति साधारण, लेकिन उनकी जो तकलीफ थी, उनकी जो दुख तकलीफ थी, उनके साथ जो बंगाल का सेंटिमेंट था, उनकी साधारणता को असाधारण में कन्वर्ट कर चुका है। तो मैं अगर डिप्टी सीएम के रूप में किसी महिला को देखता हूं तो मैं उन्हीं के साथ जाना पसंद करूंगा, पहली प्रायोरिटी। ठीक है। और वहीं अगर पुरुष डिप्टी सीएम की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ के, क्योंकि देखिए साधेगी तो बीजेपी दोनों को, अगर डिप्टी सीएम बनाएगी तो कोशिश यही रहेगी कि एक महिला और एक पुरुष रहे। तो ऐसे अगर पुरुष की अगर बात कर ली जाए तो कौन आपको आगे लग रहा है यहाँ पे? देखिए, मैंने वाकई ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी दो डिप्टी सीएम। बिल्कुल, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, क्योंकि अभी सूत्रों के हवाले से जब ये खबर आई तो अब चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई लोड नहीं थी कि आप डिप्टी सीएम भी यहाँ पर बनाएं। ये देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगर एक ब्राह्मण प्रत्याशी मुख्यमंत्री के रूप में उतारती है तो सीधी सी बात है एक एससी, एसटी या ओबीसी किसी एक बड़े वर्ग से, और अगर रत्ना देवनार जिस वर्ग से आती है तो उसके बाद जो बचा हुआ वर्ग है एससी और एसटी, क्योंकि आप मान के चलिए एसटी की लगभग पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने रिजर्व जीती है, एसटी में भी 75% सीटें भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में रिजर्व सीटों में जीती है। तो उससे अगर रिप्रेजेंटेशन प्राप्त नहीं हो पाता तो उस वर्ग से किसी एक मुख्यमंत्री को हम पुरुष मुख्यमंत्री को देखते। तो भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण वर्ग से भी और एसटी वर्ग से भी, एसटी वर्ग से भी, इन सारे वर्गों से एक फेस निकाल कर लेकर के आएगी और सारे वर्गों का प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करेगी। तो उसकी जिस जातीय समीकरण में, सामाजिक समीकरण में जो पुरुष डिप्टी सीएम के रूप में सेट बैठेगा, भारतीय जनता पार्टी उसे ही लेकर के आगे आएगी। मतलब नाम लेने से तो आप भी अभी बचते हुए नजर आ रहे हैं कि किसका नाम लिया जाए, क्योंकि महिला की अगर मैंने बात की तो आपने तुरंत जो है विक्टिम की मां, उनका नाम आपने रखा, लेकिन थोड़ा पुरुष को लेकर आप भी थोड़ा कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं अगर बात कर ली जाए, कॉन्फिडेंट बिल्कुल नजर नहीं आ रहा हूँ इस रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, बिल्कुल, क्योंकि मुझे सोचने का ज्यादा मौका नहीं मिला। तो वो मेरा पक्ष शायद मैंने उस पर गंभीर चिंतन नहीं किया, इसीलिए मैं किसी नाम पर जाने का रिस्क कम उठा पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी हमें मीटिंग का इंतजार भी कर लेना चाहिए, क्योंकि सब चर्चा अगर यही हो जाएगी तो फिर मीटिंग के लिए क्या बचेगा। चलिए, और इसी के साथ अगर रणनीति की बात करी जाए, हमेशा हमने देखा है कि बीजेपी जो रेस में सबसे आगे होते हैं जो नाम, बीजेपी उन पर कभी दाव खेलती ही नहीं। आप ले लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने, आप छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल ले लीजिए, या फिर राजस्थान का, लेकिन ये चेहरे कभी चले नहीं उतने। आप देखिए ना, छत्तीसगढ़ के सीएम भी है, वो जो इम्पैक्ट किसी टाइम पे भूपेश, हालांकि पार्टी अलग हो जाती है, लेकिन अगर वही मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए, जो इम्पैक्ट शिवराज सिंह चौहान ने छोड़ा, मामा एज अ मामा उन्होंने छोड़ा,
वो शायद कभी मोहन यादव पता नहीं छोड़ पाएंगे या नहीं छोड़ पाएंगे, वो चेहरे उतने चले नहीं है, जरूर स्ट्रैटेजी चेंज की है। वहीं अगर बात राजस्थान की कर ली जाए, एकदम से नाम आ जाता है भजनलाल शर्मा, लेकिन वो चीजें उतनी चल नहीं पाई, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोई प्रयोग कर सकती है, वो स्टेब्लिश राज्य है, उसके उस पर बहुत फर्क नहीं पड़ता। वो इतने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी वहां शासन कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी वैसे भी अगर एक लंबा शासन हो जाता है किसी मुख्यमंत्री का तो बदलने की कोशिश करती है। राजस्थान में वो जो गुट बन गया था, उस गुट को तोड़ना चाहती थी, तो उसने उस तरह का काम किया, वो वहां प्रयोग कर सकती है। लेकिन वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पास प्रयोग करने की सीमित क्षमता है, वो चांस भी नहीं ले सकती प्रयोग करने का। चौधरी का नाम चला, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने, फिर सीएम बने। उसके बाद अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में जिसका नाम चला देवेंद्र फडणवीस का नाम मीडिया ने चलाया, और वो देवेंद्र फडणवीस भी बने, और उस समय भी लोग कह रहे थे कि नहीं बनेंगे, और मैंने कहा बनेंगे। जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हर बार वही करे कि नाम जिसका चल जाए उसका न शामिल हो। तो आप बिहार में भी देख लीजिए और महाराष्ट्र में भी देख लीजिए। हम अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ याद रखते हैं तो हमें बिहार और महाराष्ट्र भी याद रखना है। बिल्कुल। जहां जिनका नाम मीडिया ने नंबर 1 पर रखा वही सीएम बने। तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जिसका नाम चल जाता है एक्सपेक्टेड लाइन में उसी का चलाती है। अगर वो व्यक्ति उस जगह के लिए सूट करता है, आप देखेंगे शुभेंदु अधिकारी को मैं 4 मई से कह रहा हूँ, कम से कम मैं 20वीं बार कह रहा हूँ अलग अलग चैनल पे, तो मैं शुभेंदु अधिकारी का नाम उसी दिन से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चॉइस ही नहीं है। अगर कल शपथ ग्रहण हो रहा है तो इतना लंबा समय भी नहीं लगा डिसाइड करने में। 4 तारीख को रिजल्ट आया, 9 तारीख को शपथ ग्रहण है। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी जब कहीं कंफ्यूज होती है तो थोड़ा लंबा समय लगाती है। और बंगाल के पास जिस तरह की हिंसा हो रही है, बंगाल के पास ज्यादा समय नहीं है कि इस तरह की स्थिति में रखने के लिए कि चुनाव भी हो जाए और मुख्यमंत्री भी न रहे। तो भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो समय है, ना भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि मुझे कल को कहना पड़े कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझ पाए, लेकिन एज ए एनालिस्ट मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं कि मैं कहने की हिम्मत रख पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु अधिकारी को ही मुख्यमंत्री बनाएगी। मेरे पास ऐसी कोई सूत्रों से खबर नहीं है, मैं सिर्फ अपने राजनीतिक जो अनुभव है, जो मेरे एनालिसिस करने की क्षमता है, उस आधार पर मैं बता रहा हूं कि शुभेंदु अधिकारी ही एकमात्र विकल्प मुझे दिखाई देते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सुसाइडल मूड में नहीं है बंगाल में, अगर वो लंबे समय तक शासन करना चाहती है तो दीदी के बदले दादा, ये पहले से घोषित है, बंगाल की जनता ने दादा को मुख्यमंत्री बनाया है। तो ऐसा कोई तुगलकी फरमान में दिल्ली से उम्मीद नहीं रखता। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री होना चाहिए और वो होंगे। ठीक है, इसी के साथ अगर शुभेंदु अधिकारी की बात जिस तरीके से हो रही है, क्योंकि देखिए पिक्चर बहुत हद तक साफ है, सब कोई जानता है कि बीजेपी के पास कोई चॉइस ही नहीं है इसके बाद। अगर वो सीएम बनते हैं, क्योंकि मैं उनका एक स्टेटमेंट सुन रही थी कहीं पर ही कि उन्होंने कहा था कि मुझे जिताने वाला हिंदू है और मुस्लिम, मैं काम सिर्फ हिंदुओं के लिए करूंगा। तो ऐसे में क्या समझे कि जो मुसलमान है उनका भविष्य खतरे में है? देखिए, जब तक कोई एक व्यक्ति होता है, जब तक किसी पार्टी का नेता होता है, वो उसका व्यक्तिगत विचार है। वो पीड़ित रहे मुसलमानों से लंबे समय से, उनका बीजेपी का काडर फ्रस्ट्रेशन में था। तो ये फ्रस्ट्रेशन में दिया गया बयान मात्र। ऐसे बयान तो बहुत है जो मुसलमानों के पक्ष में रहे, तो हिंदुओं को जो है देश निकाल दिया गया। तो ऐसे बयान भारतीय राजनीति में आप निकल रहे हो, मुसलमानों की तो मस्जिदों में जाके हिंदू नेता गिर पड़ता है इमामों के पीछे। तो क्या ऐसा हुआ कि फिर हिंदू बहुल राष्ट्र में हिंदुओं के साथ, यहाँ तो एक आदमी के अगेंस्ट में काम करने में डेमोक्रेसी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक डेमोक्रेसी खतरे से लेके आ जाता है। और मुसलमान तो वैसे भी विक्टिम कार्ड खेलने में दुनिया में माहिर है। मुसलमानों से अच्छा विक्टिम कार्ड इस धरती में कोई कौम नहीं खेल पाती। आपको क्या लगता है कि वो ऐसा कुछ कर पाएंगे? दूसरी बात, जिस दिन वो संविधान के द्वारा मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, वो बंगाल के सारे 12-13 करोड़ लोगों, 14 करोड़ लोगों के वो मुख्यमंत्री होंगे। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सभी के लिए होंगे। ये जो बयान है, ये फ्रस्ट्रेशन में दिया एक बीजेपी के नेता का बयान है, बंगाल के मुख्यमंत्री का नहीं। ठीक, इसी के साथ कैबिनेट के प्रमुख चेहरों की अगर बात करें तो आपको क्या लग रहा है कि वो कौन से बड़े बड़े चेहरे होंगे जो इस कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं? मुझे लगता है सारे, कोई खिचड़ी सरकार है नहीं है। जितने भी आपको बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, जितने भी जो लोग भी उपयोगी लगेंगे बंगाल की गणित में, वो सारे बड़े चेहरे, क्योंकि बड़े चेहरों ने बड़ी मेहनत की है। अब मेहनत का फल देने के लिए मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों का उपयोग संगठन में करेगी जो बड़े चेहरे हैं,
बाकी सबको सरकार में ले जाएगी, संगठन में लेके रखेगी। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अपने संगठन को भी मजबूत करना चाहेगी। ये 5 साल का जो भारतीय जनता पार्टी को समय मिला है, केवल सरकार में रह के सत्ता का सुख नहीं, सरकार में रह के हिंदुओं का जो इम्बैलेंस उनके साथ किया गया, जो शोषण किया गया पिछले 50 साल से, उसमें मलहम लगाने का समय है। मुस्लिमों के साथ कोई अत्याचार ना हो, ये भी ध्यान रखने का समय है। उसके साथ साथ बंगाल काडर बीजेपी का बहुत मजबूत हो, जिससे कि 2029 में बंगाल जब लोकसभा का चुनाव हो, उस समय 3 साल बाद, उस समय भारतीय जनता पार्टी बंगाल में मैक्सिमम लोकसभा की सीटें जीते, बिहार में मैक्सिमम लोकसभा की सीटें जीते, जिससे कि अगर उत्तर प्रदेश या अन्य किसी हिंदी भाषी राज्य से उसे कम सीटें मिले तो भी वो 240 वाली स्थिति में ना आए, मिनिमम वो 272-75 सीटें लोकसभा की प्राप्त करे 2029 में। तो भारतीय जनता पार्टी के पास बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये ऐसा क्षेत्र है जहां से लोकसभा की वो मैक्सिमम सीटें जीतना चाहेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार है, किसी को कोई कोटे से तो देना नहीं मिनिस्टर, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ज्यादातर ताकतवर लोगों को बीजेपी संगठन में रखेगी और सरकार में रखेगी। बिल्कुल, तो लेकिन सारे नाम आपको देखेंगे कि समाहित होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल आलोक जी, लेकिन इसी के साथ इस बार बीजेपी के लिए एक चीज बहुत अच्छी रही है कि इस बार बीजेपी को थोड़ा माथापच्ची कम करनी पड़ेगी। उसका कारण ये है कि सत्ता में पहली बार आए और पहली बार वो जो है सत्ता का जो स्वाद होता है वो चख रहे हैं। तो ऐसे में ये किसी के मन में नहीं रहेगा, उन्हें बस ये है कि अगर उन्हें कैबिनेट में भी शामिल कर दिया जाए, विधायकों को अगर कैबिनेट, वो खुश रहेंगे। उनके अंदर ये नहीं रहेगी कि नहीं मुझे डायरेक्ट सीएम बनना है या मुझे डायरेक्ट डिप्टी सीएम बनना है। तो वो जो एक रसाकसी हमें बाकी राज्यों में देखने को मिलती है वो यहां इस बार नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि मोस्टली जो विधायक होंगे उनका ये रहेगा अगर हम कैबिनेट तक भी पहुंच जाते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मेरा तो ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो 207 विधायक आए हैं, उन्होंने उस 207 में कितने लोगों ने सोचा था कि वो जीत के आ जाएंगे। तो पहली बार 50 सालों बाद एक तरह से देखें तो या जब से देश में चुनाव हुए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एक दो सीटों के सिवाय 2011 के पहले कभी जीती ही नहीं। बिल्कुल। तो 207 सीटें लाने के बाद जो विधायक बन गए वो इसी बात पे खुश है कि हम विधायक, हमारी सरकार, उसमें से जो कैबिनेट में आ जाएंगे वो अपने आप को सुपर भाग्यशाली मानेंगे कि चलो ठीक है हम विधायक के साथ साथ मिनिस्टर भी हैं। तो यहाँ लड़ाई बहुत नहीं है, बहुत लड़ाई बीजेपी का ओरिजिनल काडर है इस बार उसपे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो 2021 में गलती की थी कि जो दूसरी पार्टी से खासकर तृणमूल से आए नेताओं को थोक के भाव में विधायकी की टिकट दी थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वो गलती भी नहीं की है। तो वो उनकी महत्वाकांक्षा, जब काडर का व्यक्ति विधायकी लड़के आता है तो वैसे भी वो पार्टी लाइन के बाहर नहीं जाता, उसे पता होता है कि पार्टी अनुशासन क्या है। तो बिल्कुल आलोक जी, और देखिए जब बीजेपी ऐसे जहां वो एनडीए में सरकार, एनडीए के साथ, एनडीए घटक दलों के साथ जहां पर सरकार बनाए हुए, जब उन जगहों पर उसकी स्ट्रैटेजी इतनी सटीक रहती है तो यहां तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल है, यहां तो उसे कुछ करना ही नहीं अगर कुल मिलाकर देखा जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप जुड़े और आपने इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।